that is like this. The diameter of a bubble at surface of lake water is 4 mm and at bottom of lake is 1 mm. If atmospheric pressure is 1 atmosphere and the temperature of lake water and atmosphere are equal, what is the depth of the lake? What is the depth of the lake? Try karo if you can do it. Yes, ma'am. थोड़ा time लगे. Try karo. Take your time. हमारे पास गैस के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? गैस के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स एंड टेम्परेचर. अब उन्होंने टेम्परेचर तो बोल ही दिया है कि कांस्टेंट इज इक्वल, तो T कांस्टेंट हो गया. ठीक है, एयर बबल है तो मोल्स ऑफ गैस क्या हो गए? कांस्टेंट हो जाएंगे, सेम बबल है. कांस्टेंट हो गए. तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो किसके और किसके बीच में आएगा? Pressure and volume. P और V. तो यहाँ प्रेशर वॉल्यूम तो डायरेक्टली दिया नहीं है, तो हम मतलब जो ये रेडियस दिया हुआ है या डायमीटर दिया हुआ है इसको हम वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं क्या? Yes, ma'am. मैम एक स्फीयर का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला बबल मतलब एक स्फीयर. ठीक है, अब देखो ये मेरा लेक है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लेक है, तो जो सरफेस है, सरफेस पे कौन प्रेशर लगा रहा होगा? सरफेस पे एटमॉस्फेयर. सिर्फ एयर लगाती है ना. ठीक है, तो सरफेस पे सिर्फ प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर लगेगा. लेकिन यहाँ जाओगे अंदर, ओके, सो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द लेक है वहां पे किसका प्रेशर लगेगा? एयर का तो वाटर एंड एयर. वाटर का. ये डिफरेंस था यहाँ पर पूरा. फाइन, कैन यू गेट इट? सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम प्रेशर ऑफ दी लेक निकाल लेते हैं. तो प्रेशर ऑफ लेक कैसे निकाले? मैंने तुम्हें प्रेशर निकालने का प्रेशर ऑफ वाटर वाटर फॉर्मूला सिखाया था. मतलब फिजिक्स में तो यूज करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम केमिस्ट्री में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं प्रेशर निकालने का? मैम H rho G. Yes, HDG. So this is supposing capital H is the height of lake. So I'm going to use HDG. H की वैल्यू बोलो कितनी होगी? मतलब हमें निकालनी है, चलो छोड़ देते हैं. डेंसिटी किसकी यूज करोगे? वाटर की. What is the density of water? water. 1 gram per centimeter. 1 ग्राम पर ml यूज करोगे तो हाइट किस में लेनी पड़ेगी? क्योंकि वो तुम्हें यूनिट्स का बड़ा स्पेशल ध्यान रखना है. सेंटीमीटर में. Centimeter. ओके, अगर सेंटीमीटर में मैं ना लूं, मुझे मीटर्स में चाहिए, तो कैन आई राइट दिस एज 1000 kg पर लीटर? चेक कर लो सही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एंड इनफैक्ट 1000 kg पर लीटर ना कर करके भी मैंने उसको 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा. चेक करो जरा, सही आएगा क्या? यस मैम, पर लीटर थोड़ी ना होगा, पर मीटर क्यूब करना है. मैंने क्यों ये यूज किया? क्योंकि मुझे MKS सिस्टम फॉलो करना है. लीटर हो जाएगा तो फिर पता चलेगा वो हमें कंफ्यूज करेगा. तो आई वांट एवरीथिंग टू बी इन MKS सिस्टम. ये ध्यान रखना है जब भी तुम प्रेशर को HDG वाले फॉर्मूले से यूज करना, तो प्लीज MKS सिस्टम को मतलब फॉलो करना है या CGS सिस्टम को फॉलो करना है. तो वो चीज ध्यान रखना है. यहाँ पे ज्यादातर बच्चे इसलिए भी गड़बड़ करके आ जाते हैं क्योंकि वो 1 ग्राम पुट करके चले आते हैं. हाइट मीटर में ले रहे हो, G की वैल्यू जो तुम पुट करोगे वो मीटर पर स्क्वायर में है, तो ऑब्वियसली अगर MKS सिस्टम फॉलो करो तो हर जगह ही MKS फॉलो करो, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कि नहीं? कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? ठीक है, तो उस अब जो मेरा आंसर आएगा H × 10⁻⁴, उसके यूनिट्स क्या हैं?
क्या यूनिट्स हुए उसके? मैम पास्कल्स। पास्कल। पास्कल। और प्रेशर ऑफ एयर जो क्वेश्चन में गिवन है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एटीएम में दिया हुआ है। एटीएम में है, तो तुम 10 रेज टू द पावर h 4h अगर यहाँ ऐड करते हो तो फिर से तुम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो? मैम ये यूनिट में चेंज लाना पड़ेगा। Yes, एटीएम you को will 10 need रेज टू to द पावर convert it 5 into से। atmosphere. इसको कन्वर्जन जरूरी है, समझाना क्यों जरूरी है अभी? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में या तो इसको 10 रेज टू द पावर पास्कल्स लिखो या फिर इसको कन्वर्ट करो। तो सपोजिंग मैं इसको एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करी क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाएगा। 10 रेज टू द पावर 5 रख के चलेंगे तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन आएगा। So tell me 1 atmosphere is equal to how many pascals? 10 raised to the Raised power to the 5. power 5. Approximately this pascals. So if I have 10 raised to the power 4 h pascals, तो वो कितना atmosphere है? 0.1. 0.1 into h Pascal. Can you get my point? So pressure of the atmosphere is this much. Pressure at the bottom of lake कितना हो गया? Pressure at the bottom of lake कितना हो जाएगा? It will become 1 तो already है plus 0.1 h. Can you get it? And h will come out in which units? मीटर। ठीक है। अब इसी तरीके से हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हम ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि रेडियस दिया हुआ है कि हमारा जो बबल है वो स्फेरिकल इन शेप है। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट द सरफेस? 4/3 पाई 3 पाई और आर Pi r cube. आर 4 अपॉन कितना दिया है? 1000 सरफेस पे 2। मीटर पे दिया हुआ लेकिन है। फिर से क्योंकि हम बाकी मैम। जगह एमकेएस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें सरफेस वॉल्यूम को भी किसमें रखना पड़ेगा? 4 अपॉन Meters cube. Meters में। ठीक है। तो प्लीज तुम लोग कन्वर्जन करना, बट मुझे पता है क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 मुझे अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं mm में रखूं तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो बी स्मार्ट इनफ, ठीक है। तुम्हें अगर जमता है तो तुम ये कन्वर्जन करके करना, और तुम्हें अगर क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर मैं चाहे इसको मीटर में कन्वर्ट भी करूं तो वो मीटर एंड मीटर या mm कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कन्वर्जन ना भी लगाएं तो चलेगा। तो मतलब अगर तुम्हें जमता है ये चीज, मतलब तुम क्लियर हो कि कन्वर्जन करें या ना करें, तो कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, अगर वो बिल्कुल क्लैरिटी है तो तुम बिल्कुल मत करो और स्मार्टली काम कर लो। बट इफ यू आर नॉट क्लियर, इफ यू आर कंफ्यूज, तो प्लीज आई विल सजेस्ट कि तुम एक ही सिस्टम को फॉलो करो और एमकेएस सिस्टम में ही चलो, ठीक है। अबे 2 कहाँ से आया? भाई डायामीटर दिया था ना, अब ये तो कैलकुलेशन मुझसे मत कराओ, ठीक है। अब मैं बॉटम पे, रेडियस लगा था। हाँ तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम के लिए रेडियस ही लिया जाता है ना। वो हमें लगा कि रेडियस दिया हुआ। Read the question carefully. This is IIT. Okay. So can you get it? ये इस कैलकुलेशन समझा अभी? अब हमारे पास क्या करने को रह गया? प्रेशर एट दी 650 सरफेस इज मीटर इक्वल था। टू प्रेशर एट दी बॉटम। सो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई 2 का क्यूब इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 का क्यूब। एंड फॉर दिस प्लेस इट विल बी 0.1 h plus 1 and again 4/3 into pi 1/t का cube and into 10 raised to the power -3 का cube. Can you solve this now? देखो अब easy हो गया। मतलब पहले कैलकुलेशन भले ही गंदी सी लग रही होगी, but now is it reduced? Yes, ma'am. H and this will be 1/8. Now can you solve this up? Now can you solve it? Yes, ma'am. So check karo, this will be 63 is equal to 0.1 h and h is equal to 630. Units क्या होंगे? मीटर्स। मीटर्स। तो बेटा अभी जिसने 150 या समथिंग बोला था, what were your errors? हम डेंसिटी अलग ले ली थी गलती से 1 की जगह। आप समझा? मुझे पता है तुमने वही गड़बड़ करी थी, Yes, ma'am. इसलिए मैंने तुम्हें वहां पे तुम्हारी मिस्टेक हाईलाइट करवा दी। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी दोबारा से ऐसी गड़बड़ मत करना। मैंने इसीलिए तुमसे बोला पहले तुम ऑन पर्पस मिस्टेक करो, देन आई विल करेक्ट यू। सो एक बार गिर जाते हो ना तो दूसरी बार में ध्यान रहता है कि हाँ यहाँ गिरे थे, तो अभी
मतलब यहाँ पे हमसे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैम इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या था? क्या मैम इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कौन प्रेशर सा वाला। था? किसका बस कॉन्सेप्ट? वही था। किसका कॉन्सेप्ट? हम फिजिक्स Physics। का आप कह रहे थे ना थोड़ा हाँ, सा तो लगेगा। HDG यूज करना है, डेंसिटी का कन्वर्जन करना है, फ्लूइड का प्रेशर ये का तो हमने फॉर्मूला बताया यूज था। करना है। हाँ तो बेटा बताया था, तो उसको एक बार इसको अप्लाई करना भी सिखा दिया ना अभी। ठीक है, उसको अप्लाई करना, जिससे तुमने अप्लाई तो तुम्हें करना आ रहा था, मतलब कुछ लोगों ने क्लिक कर लिया था इस बात को कि हाँ मुझे HDG लगाना है, लेकिन डेंसिटी भी चेंज करनी है, यूनिट सेम रखने हैं, वो गड़बड़ नहीं करनी है आपसे। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम वो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक जब लिया था तो मैंने प्रेशर ऑफ एयर प्लस वाटर क्यों लिया था, ये प्लीज क्योंकि भाई एयर थोड़ी ना गायब हो जाएगी, एयर भी तो प्रेशर वाटर के ऊपर लगा रही होगी, वाटर अलग नीचे लगा रहा होगा, दोनों मिलके प्रेशर लगा रहे हैं ना, मैम तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यस, बोथ द Yes, फोर्सेस आर गोइंग। यही तो फिजिक्स वाला मैंने तुम्हें बोला था कि हमें थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट यूज करना पड़ेगा। ओके मैम, ओके। अब समझा क्या पार्ट यूज करना पड़ा? ठीक है, ओके। सो ये एक इस टाइप का तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, और तुम्हें मतलब इसके क्वेश्चंस तुम्हें बुक में काफी ज्यादा मिल जाएंगे इस टाइप के, जहाँ तुम्हें ये सब चीजों को यूज करना पड़ेगा। नाउ moving to other thing, now graphical representation of gas laws. Moving to the other thing, graphical representation of gas law. So ग्राफ देख करके जैसे as usual तुम लोग डर जाते हो, so वही चीज को थोड़ा सा डर निकालने के लिए let us proceed. So graphical representation of गैस लॉस, तो मैंने तुम्हें केमिस्ट्री के लिए बताया था, आई डोंट नो फिजिक्स और मैथ्स के लिए कितना वैलिड होता है, बट केमिस्ट्री के लिए आई टोल्ड यू सर्टेन थिंग्स, दैट इज हमें केमिस्ट्री में जहां पर भी ग्राफ्स बनाने हैं तो दो चीजें याद रखनी है। क्या 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 याद रखनी है, बोलो? इनवर्स रिलेशनशिप गिव्स यू व्हाट? अगर कोई रिलेशनशिप इनवर्स है तो तुम्हें कैसा ग्राफ मिलेगा? नेगेटिव। कर्व डिक्रीजिंग मिलता है। यस मैम। ठीक है, देन अगर हमारी रिलेशनशिप डायरेक्ट है तो हमें क्या चीज मिलती है? कर्व इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तब हमें क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन बनानी होती है, वहां पे y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसी होती है? हाँ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन? अपवर्ड। अपवर्ड, एंड यू कैन से इंक्रीजिंग लाइन। और अगर हमारा स्लोप नेगेटिव आया तो कैसी लाइन बनाओगे? लाइन कमिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। एंड यू कैन से डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। ठीक है, सो ये दो चीजें मैंने तुम्हें बार बार रिपीट कराई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम पर भी, कि अपना कर्व ऐसे रहेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इससे ज्यादा डिफिकल्टी का कर्व हमसे अभी नहीं पूछा जाएगा। तो जब तक तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हो तब तक इतने से हमारा काम, ग्राफ्स के बारे में नहीं कर रहे हो तब तक हमारा काम इतने से चल जाएगा। Just a minute. Okay, so tell me Boyle's law का कर्व बनाओ जरा। Try making the curve for Boyle's law. फर्स्ट वाला बनेगा। तो if I start with Boyle's law, तो हमारा कर्व कैसा बनेगा? What is the relationship between Boyle's law? इनवर्स Inverse. रिलेशन। इनवर्स रिलेशनशिप। तो हम लोग एक तरफ प्रेशर ले लेते हैं, एक तरफ वॉल्यूम ले लेते हैं, और हमारा कर्व कैसा बनेगा? इस टाइप का बनेगा। कैन यू गेट इट? मैम यस मैम। ठीक है, प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा? कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा कि नहीं? Yes, ma'am. Okay, very good. Then coming to the next law.
So supposing now I am moving towards, yes Avign, बोलो. मैम जो अभी आपने कर्व बना रही है आइडियल गैस के लिए बना रही है? Obviously laws ideal gas के लिए follow होते हैं ना. यस मैम. तो obviously ideal gas के लिए. So Charles law का कर्व कैसा बनेगा? V is directly proportional to temperature. Straight line. Straight line. और टेम्परेचर हम कर्व में किस में लेंगे? X-axis. X-axis. ठीक है, तो टेल मी ये कर्व सही है? Yes, ma'am. Everyone, do you agree this curve is fine? यस मैम. केल्विन में होना चाहिए. गलत है. केल्विन में हाँ केल्विन में होना चाहिए गलत टेम्परेचर. हो तुम लोग. क्यों गलत हो? I'll tell you the हम reason. ओरिजिन से पास करें. 1 minute. I'll tell you the थोड़ा reason. आगे से करेगा. Ma'am, unit. मैं पीछे भी एक्सटेंड होगा, ओरिजिन से ही पास नहीं होगा. 1/273 वाला Temperature सेक्टर है ना. degree पीछे centigrade. एक्सटेंड नहीं हो सकता. Shall I do it now? Now what Yes, is it stand? यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट है. ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तुम्हें पता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो क्या कोई भी गैस, सपोजिंग हमने ऑक्सीजन ले ली, क्या उसकी वॉल्यूम 0 होती है? अगर मैंने ये कर्व बनाया है, सो इसका मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0. क्या ये बात सही है या गलत है? मैम बिल्कुल गलत है. बिल्कुल गलत है गलत ना? ये गलत है. तो ये वाला जो कर्व है वो कैसा है? इनकरेक्ट कर्व है. तो ये कर्व बनाते टाइम ये तो समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. हमारा कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन बी एक्सिस पर स्टार्ट होगा. ठीक है, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो हमारा कर्व क्या हो जाएगा? उसका V0 पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा होगा. इट विल नॉट बी 0. ओके, देयर माइट बी अ टेम्परेचर जब वो 0 हो रहा हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो V0 पे 0 होगा. वो ऐसा यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा. ये दिस इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस. कैन यू गेट माई पॉइंट? This is the correct version and that is the incorrect version. यस मैम. ठीक है, किसी पॉइंट पे, Yes, किसी ma'am. टेम्परेचर पे वो 0 हो रहा होगा, बट ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वो 0 नहीं. कैन यू गेट द करेक्ट वर्जन? ये डिग्री सेल्सियस लेंगे मैम कि केल्विन लेंगे? मैंने डिग्री, तो मैंने क्या लिख के दिया तुम्हें कर्व? मैंने क्या कर्व में लिखा है? डिग्री सेल्सियस. तो Degree एग्जाम में Celsius. अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस लिखा आ गया तो तुम क्या हमसे बहस करने जाओगे बेटा? नहीं मैम. नो मैम. तो फिर मैं तुमसे दोनों वे में पूछ रही हूँ ना. पहले मैंने तुम्हें डिग्री सेल्सियस के लिए पूछा, तो तुम मुझे डिग्री सेल्सियस के लिए बताओ ना पहले आंसर. यस मैम. अब समझ में आई बात? मैंने तुम्हें यहाँ लिख हम के दिया Kelvin ना में डिग्री मिलकर जा ही सेल्सियस, तो नहीं टेल सकते. मी फॉर डिग्री सेल्सियस देन यू डू इट फॉर केल्विन. मैं तुमको बेसिकली फोकस कराना चाहती हूँ कि तुम गड़बड़ कहाँ करते हो और क्या क्या, मतलब वो तुम्हें कैसे ट्विस्ट करा सकते हैं. कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम. बेटा तो मैंने तुम्हें लिख के दिया ना डिग्री सेल्सियस, तुम उसी डायरेक्शन में सोचो. तुम क्यों केल्विन के डायरेक्शन में सोच रहे हो? अब मैं अगर सपोजिंग तुम्हें लिख के देती हूँ, ठीक है, now if I do it in Kelvin, now it is temperature is in Kelvin. Now do it accordingly जैसे तुम सोच रहे थे. So that means this is 0 Kelvin. 0 Kelvin is called as what? Ma'am, absolute zero. Yes, that is called Absolute as zero. absolute zero, or you can say minus 273 degrees Celsius. And at absolute zero, all gases are considered to have zero volume. मैम वो ऐसे कहते हैं ना जो शेप कॉन्स्टेंटली मॉलिक्यूल्स और एटम्स वो स्टॉप हो जाता है एकदम से. हाँ, exactly. वो क्यों स्टॉप हो जाते हैं वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी काइनेटिक थ्योरी में. सो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कंसिडर्ड टू बी 0. तो अगर केल्विन वाला स्केल बना है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 हो जाएगी और ये इंक्रीज करेगी. लेकिन ज्यादातर बुक्स में तुमको या फिर कुछ भी है तो वहां पे तुम्हारा जो स्केल होगा वो डिग्री सेल्सियस से होगा. तो प्लीज उसको 0 से स्टार्ट नहीं करने का. दोनों में डिफरेंस समझा? यस मैम. मैम. यस. मैम may you please turn to last slide for 1 second.
Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, now moving to the next law. तो अब तुम्हें difference समझ में आ गया, तो I think you will be very feasible to make Ma'am, a, please yes. turn to the last slide for just a second. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So Gay-Lussac's law तो तुम बहुत आराम से बना लोगे, तो अब बताओ कैसे बनाओगे? स्ट्रेट लाइन होगा कैसे ओरिजिन Straight से। बनाओगे? From origin. से Yes, tell me कैसा बनाएंगे कर्व? Will it start from zero? Will it start from zero? No, ma'am. No, again No, it ma'am. will not start from zero क्योंकि गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, ठीक है? तो again it will start from somewhere behind and then it will, okay? तो डिग्री सेल्सियस के केस में 0 से मत स्टार्ट करना. Can you get this thing? Okay, then हम लोग कर्व्स को कुछ नाम बोलते हैं, जैसे आइसोथर्म्स. आइसोथर्म का मतलब क्या हो जाएगा? Constant temperature. यस, तो कांस्टेंट टेम्परेचर कौन से लॉ में होता है, मतलब कर्व किसके किसके बीच में होना चाहिए? Pressure and जो volume. बॉल्स लॉ में कर्व बनाया था ना, दैट इज पीवी कर्व इज कॉल्ड एज आइसोथर्म. सिमिलरली मतलब conditions होती है isothermic बार. आइसोबार्स का मतलब क्या चीज कांस्टेंट है? बार किसकी Pressure. यूनिट होती है? Ma'am, Pressure. pressure. तो यहाँ ये कौन सा कर्व हो जाएगा? Volume temperature. आइसोबार Volume Ma'am, temperature. Charles So, law का curve. VT curve is also called as isobars. Okay, so इस वे में भी कर सकते हैं. Fine. अब देखो क्वेश्चन एक मैं तुम्हें देती हूँ. So the question is, मैंने ये कर्व्स बना दिए. ये तुम्हारा सपोजिंग आइसोथर्म्स हैं, पीवी कर्व्स बने हुए हैं, एंड दे आर मेड. ऑब्वियस सी बात है, कर्व आएगा, कर्व आएगा, कर्व आएगा. ठीक है, तीनों बारी कर्व आया, T1, T2 एंड T3. अब मैंने तुमसे पूछा है कौन सी रिलेशनशिप करेक्ट है. T1 is greater than T2, like this is the correct relationship, or this is the correct relationship, or T1 is equal to T2 is equal to T3, this is the correct C. relationship, or none of these. C. Okay, other people? ए A, C, दो A. आंसर्स आए, फिर कोई B भी बोल देगा. नो मैम यही होगा. देखो अब मैं मतलब देयर आर वेरियस हाँ, ये वेज ऑफ डूइंग isotherm दिस. है. Isotherm है तो मैम टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है. Yes. सही रहना है. तो ये बेटा टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे मैंने ये कर्व बनाया, तो ये बताओ कि ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो T2 से बड़ा था या T2 से कम था, ये बताना है. तीन अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर लिए, प्रेशर वॉल्यूम चेंज किया, ये कर्व्स बनाए. ठीक है, अब ये जो Yes, ये ma'am. तीन समझ गया. कर्व्स बनाए हैं, अब इसमें बताओ कौन सा बड़ा है. कैन यू गेट इट? यस मैम. Yes, ठीक ma'am. है. सो देखो मेरा मैथ्स तो वीक है, फाइन. तो मैं मतलब कैसे सॉल्व करती थी, तो फॉर मी इट वाज समथिंग लाइक, और जैसे मतलब ज्यादातर बच्चों को हम लोग इसी वे में बता देते हैं, जब भी तुम्हें इस टाइप का रिलेशनशिप निकालने की चीज आए तो हम एक चीज को कांस्टेंट ले लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हम कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल लेते हैं. कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, आइसोबारिक. ठीक है. सो ये P0 है सपोजिंग टेम्परेचर. फिर कर्व पे जाओ, ये P0 में इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम देखो कितना है, V1. इसी प्रेशर पे, सॉरी ये V3 था, V3 कर्व को कट कर रहा है, T3 कर्व को कर रहा है, तो ये V3 है. ये कहाँ पे कट कर रहा है? V2 पे. और ये कहाँ पे कट कर रहा है? V1 पे. तो एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम द ग्राफ, what is the relationship between V1, V2 and V3? V3 is greater than V2 greater than V1. सही उल्टा बोल दिया. V1 greater than V2. और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा V का रिलेशनशिप है वैसा ही T का रिलेशनशिप होगा. मतलब अगर V3 कम है तो T3 भी क्या होगा?
कम होगा। कम कम होगा, कम होगा। ठीक है, एंड दैट मीन्स T2 विल बी ग्रेटर एंड T1 विल बी फर्दर ग्रेटर। जैसा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो मतलब V3 कम है तो T3 भी कम होगा। कम टेम्परेचर पे वॉल्यूम इतनी होगी, ज्यादा टेम्परेचर कराएंगे तो सेम प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सेम प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कैन यू गेट इट? यस मैम। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, तुम कांस्टेंट वॉल्यूम कर सकते थे, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम, आई यूज अ डिफरेंट कलर टू टेल यू। सो जैसे अगर मैंने ये वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिया होता, सपोजिंग V0 पे करा होता, तो ये मेरा कर्व यहाँ पे कट कर रहा होता, तो ये क्या हो जाता P3, फिर ये कर्व आगे हम ले जाते तो यहाँ पर क्या हो जाता है P2, और यहाँ पे ले जाते तो P1। तो फिर से फ्रॉम द कर्व टेल मी P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड देन P3, इस वे में रिलेशनशिप आती, यस मैम। ठीक है। एंड प्रेशर और टेम्परेचर की रिलेशनशिप कैसी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Directly तो खुद से बता proportional. दो टेम्परेचर वाली रिलेशनशिप कैसी आती? T1 greater than T1 T2 is greater than T2 is greater than T3. तो इस टाइप के कर्व वाले क्वेश्चंस आएंगे तो क्या तुम अब कर पाओगे? Yes, ma'am. अगर तुम मैथमेटिकली Yes, ma'am. फीजिबल हो तो तुम उसमें कर लो। मुझे मतलब इस ट्रिक से ज्यादातर मेरी क्लास में 90% बच्चों को समझ में आ जाता था, तो आई प्रेफर गोइंग विद दिस ट्रिक। हाँ, मैथमेटिकली भी क्लियर हो जाएगा, फाइन। अच्छा ठीक है, तो नाउ Ma'am, ट्राई। यस, please show the last slide. व्हाट लास्ट टू लास्ट स्लाइड? मैम एक डाउट था, हम्म, मैम वो एब्सोल्यूट जीरो पे वॉल्यूम जीरो रहती है, हाँ, तो मैम अगर किसी चीज की वॉल्यूम जीरो होगी तब तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, तो मैम ये कैसे रेजिस्टेंस थोड़ी ना पॉसिबल है? खत्म हो जाता है। हाँ, तो मैटर तो एब्सोल्यूट वॉल्यूम जीरो, अक्वायर करता है ना। हाँ तो एब्सोल्यूट जीरो आज मतलब हम लोगों के लिए वही पॉइंट है कि जब वो मैटर का एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहुंच ही नहीं पाते ना माइनस। हाइपोथेटिकल टर्म है एक तरीके से। यस, हम लोग पहुंच ही नहीं Yes, पाते ma'am. उतना मैम वो फीस। टेम्परेचर अटेन ही नहीं कर सकते हम यस, लोग। आज के डेट में तो हमारे लिए वहां पे मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, यस मैम। ठीक है। मतलब मैम उस टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई हो जाएगी? सॉरी, गैस मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या गैस लिक्विफाई हो जाएगी? नहीं, सारे Not exactly. इंटरमोलिक्यूलर सारे मूवमेंट्स एकदम स्टॉप मैम ये वो हो वाली जाते हैं। कंडीशन तो नहीं है? एक मिनट, वो अभी के लिए छोड़ दो। आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, तब मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो अभी के लिए वो कंफ्यूजन छोड़ दो। मैम बस हाँ है ना बोल लीजिएगा, ये मैम वो वाली कंडीशन तो नहीं जिसमें वो फिफ्थ स्टेट बनता है, वो वाली सॉर्ट तो ऑफ नहीं है? सुपर कोल्ड कंडीशन, यस। यस मैम। Bose-Einstein condensate. बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। Yes, sort of you can say. यस But for मैम, only उसमें some, बोला। but for only हाँ, some वो very very specific gases, not for all the gases. Okay. So ओके मैम, थैंक यू मैम। yes. So supposing now I draw isobars, मतलब I am taking VT curve, and again मैंने क्या किया, एक pressure, sorry, VT curve will be in the form of a line. So I am drawing 3 lines. Now this is again this is at constant pressure P1, P2 and P3. तो फिर से मेरा क्वेश्चन वही है कि P1 is greater than P2 is greater than P3 ऑप्शन सही होगा, या this is less than this, और P1 this and D option none of these. ट्राई करो अभी खुद से। B। Everyone यस मैम, बी लग रहा है। B लग रहा है। ओके, सो लेट अस मैम चेक। बी। हाँ, तो अगर तुम्हें उस वाले मेथड से समझ में आया है तो तुम उससे कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर, पहले एक बारी मैंने हॉरिजॉन्टल बता दिया तो अब मैं वर्टिकल लाइन से बता देती हूँ। सो सपोजिंग आई एम डूइंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे कट करेगा, दिस विल बी V3, ये यहाँ कट कर रहा है, सो दिस इज V2 एंड दिस इज कमिंग ओवर हियर V1। सो फ्रॉम द कर्व, from the figure, what is clear? मैम V3 is the least. V3 is the least, and हमें रिलेशनशिप दिखानी है Inversely प्रेशर के proportional. साथ।
तो प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशनशिप कैसी होती है? इनवर्सली। इनवर्सली मतलब प्रोपोर्शनल। जो मेरा कर्व बनेगा P1, P2 और P3, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है? साइन क्या कर देना है अपने को? इनवर्स उल्टा। रिलेशनशिप उल्टा कर Reverse. देना है। रिवर्स मतलब कर देना। रिवर्स। ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशनशिप मतलब साइन को अपने को ऑपोजिट लगाना है, क्योंकि V1 ज्यादा होगा तो P1 ऑटोमेटिकली को कम करना पड़ेगा। यहाँ देखो, अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो पहले और नीचे दोनों साइड साइन सेम है, ऊपर और नीचे V और T दोनों में साइन सेम रखा, बिकॉज देयर वाज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. अगेन अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, I kept the signs to be similar. But if it is an indirect relationship, we will change the signs. क्योंकि PV has to be constant, तो अगर V1 बड़ा है तो P1 को कम होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? कैन यू Yes, फॉलो ma'am. दिस थिंग? और अगर तुम्हें ये फॉलो नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल नहीं फॉलो हो रहा है, तो तुम ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तुम अगर तुम इनवर्स वाली चीज में कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर लो, क्योंकि P और T का रिलेशनशिप डायरेक्ट आएगा. तो भी तुम चेक कर सकते हो, यहाँ से चेक करना. तो V1 P1 T1 कम आएगा, T2 ज्यादा आएगा. सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम करें दूसरे तरीके से, सो T1 विल बी लेसर देन T2 एंड देन T3. कैन यू फॉलो माई थिंग? Can you follow it? यस मैम। Let me draw it properly. थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था मुझे, so इसको थोड़ा मतलब ऊपर की तरफ जाने दो. So can you get it like this? अगर हम इसको ऐसे करें तो हमारे पास ये आएगा. और प्रेशर और टेम्परेचर में कैसा रिलेशनशिप होता है? प्रेशर और टेम्परेचर में प्रोपोर्शनल। Directly Directly. proportional. यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. तो मतलब हमें साइन चेंज करने की जरूरत है ही नहीं. हम क्या लिखेंगे? P1 विल बी लेसर देन P2 इज लेसर देन P3. बट अगर इनवर्स आ गया तो साइन ऑपोजिट करना पड़ेगा. तो ये दोनों डिफरेंस कर पाओ, इसलिए मैंने तुम्हें पहले डिफरेंट वे से कराया. डायरेक्ट रिलेशनशिप रखोगे तो साइन नहीं चेंज करना है, बट इनवर्स रिलेशनशिप अगर बाई चांस आ गया तो साइन ऑपोजिट करना पड़ेगा. कैन यू फॉलो दिस थिंग? Yes, ma'am. तो अब ग्राफ्स कुछ Yes, फ्रेंडली ma'am. फील हुए, कुछ फ्रेंडली फील हुए. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस अपनी फेमिलियरिटी को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे को ग्राफ्स इजी लगते जाएंगे. ओके, सो मैम सेशन एंड होना